सभी को जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण टॉपिक लेते हैं। परसेप्शन जो है, विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने हमको ज्ञानेंद्रियां प्रदान की है। इन ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके द्वारा देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं और स्पर्श कर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता है कि एक समय में केवल एक ही इंद्रिय कार्य करती है। कभी कभी 2 या 3 इंद्रियां मिलकर ये निर्णय कर पाती हैं कि यह क्या है, कैसा है और क्यों है। इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था को संवेदना कहते हैं। संवेदना द्वारा तो केवल इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि कुछ है, इससे वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। यह प्रत्यक्षीकरण की पहली अवस्था है। किंतु यदि हमारी समझ में आ जाए कि यह वस्तु क्या है, उसका रूप, रंग, स्वाद आदि कैसा है और हम उस वस्तु को भली प्रकार पहचान लें तो यह वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हमें काफ़ी दूर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, उस समय हम यही जान पाते हैं कि कोई आ रहा है। वह कौन है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते, तो यह केवल संवेदना है। किंतु जब वह व्यक्ति हमारे पास आ जाता है और हम भली प्रकार देख कर यह समझ लेते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं या राकेश हैं या वर्मा जी हैं, तो यही प्रत्यक्षीकरण है। इसलिए इसको सविकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण में निश्चयात्मकता बनी रहती है और इसका स्थान संवेदना के बाद आता है। डॉक्टर माथुर के अनुसार प्रत्यक्षीकरण एक प्राणी की संवेदना के पश्चात का द्वितीय प्रत्युत्तर है। डॉक्टर माथुर के अनुसार प्रत्यक्षीकरण एक प्राणी की संवेदना के पश्चात का द्वितीय प्रत्युत्तर है। पिल्सबरी ने प्रत्यक्ष ज्ञान को संवेदन और स्मृतियों का मिश्रण माना है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को ठीक से पहचानना ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों की अनुभव एवं अर्थ जोड़ने की योग्यता पर निर्भर है। जब हमारी इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती या उनमें देखने, सुनने, सूंघने आदि की उचित क्षमता नहीं रहती है, तो हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। जैसे जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन से पूर्व इंजेक्शन लगाकर शरीर का कुछ भाग शून्य कर देते हैं और ऑपरेशन होता रहता है और व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या शल्यक्रिया हो रही है या चीरा लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य तो कर रही हैं, फिर भी हमें पूर्व अनुभव न होने के कारण वस्तु को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सेब नहीं देखा है तो वो उसको सेब दिखाएंगे तो वो सेब को सेब नहीं कह पाएगा, भले ही नाशपाती कह दे। तो इस प्रकार से पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक उसका पूर्व ज्ञान, आयु, अनुभव ये सब अर्थ जोड़ने में प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यक्षीकरण की परिभाषाएं। प्रत्यक्षीकरण वर्तमान वस्तुओं का चिंतन है। पहली परिभाषा है मैकडूगल की। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और प्रत्यक्षीकरण वर्तमान वस्तुओं का चिंतन है, ये इनकी परिभाषा है प्रत्यक्षीकरण की, मैकडूगल महोदय की। नेक्स्ट है जेम्स की। यह प्रत्यक्षीकरण जो है विशेष भौतिक पदार्थों की चेतना है। कोलिंस और ड्रेवर के अनुसार प्रत्यक्षीकरण एक वस्तु अथवा परिस्थिति को तत्क्षण समझ लेना है। स्टेगनर के अनुसार प्रत्यक्षीकरण बाहरी वस्तुओं तथा घटनाओं का इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का क्रम। तो प्रत्यक्षीकरण का एक क्रम होता है कि पहले उत्तेजक की उपस्थित होती है, दूसरा ज्ञानेंद्रियों का उत्तेजक द्वारा प्रभावित होना, तीसरा ज्ञानेंद्रियों से स्नायु प्रवाह उत्पन्न होना, चौथा स्नायु प्रवाह का मस्तिष्क में पहुंचना, पांचवा संवेदना में अर्थ जोड़ देना और छठवां है प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन। नेक्स्ट में बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की
प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया जो है, पहला है ग्राहक प्रक्रिया। तो ग्राहक प्रक्रिया में किसी वस्तु या व्यक्ति के उपस्थित होने पर जब इंद्रियां उसकी उपस्थिति का अनुभव करती हैं तो उसे ग्राहक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा है एकीकरण प्रक्रिया। एकीकरण प्रक्रिया जब एक वस्तु का ज्ञान कई इंद्रियां मिलकर करती हैं और एक निश्चित मत बना लेती हैं तो उसे एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा है प्रतीकात्मक प्रक्रिया। कभी एक वस्तु को देखकर हम दूसरी वस्तु का ध्यान आ जाता है, इसे प्रतीकात्मक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें वर्तमान वस्तु प्रतीक का कार्य करती है। इसमें कल्पना और पूर्व अनुभव का होना आवश्यक है। चौथा है भावात्मक प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण के साथ हमारे कई भाव भी जुड़े रहते हैं। जब कोई भाव प्रत्यक्षीकरण में सहायता करने लगता है तब उसे भावात्मक प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण बहुत कुछ इसी प्रकार पर आधारित होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं। इसमें स्टाउट के अनुसार है, जो पहली विशेषता है एकता एवं अविच्छिन्नता। तो इसमें कुछ प्रत्यक्ष अल्पस्थायी होते हैं, कुछ दीर्घस्थायी, परंतु वे श्रृंखला में बंधे होते हैं, अतः इनमें एकता एवं अविच्छिन्नता रहती है। दूसरा है अवधान। अवधान अटेंशन। प्रत्यक्षीकरण के लिए अवधान का केंद्रित होना आवश्यक है। बिना अवधान केंद्रित किए हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। तीसरा है अनुभव। प्रत्यक्षीकरण के लिए अनुभव का होना भी आवश्यक है। प्रत्यक्षीकरण में अतीत के अनुभवों से वर्तमान अनुभवों का संयोग होता है। चौथा है प्रत्यक्ष परिवर्तन एवं दृढ़ता। प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रयत्नों की परिवर्तनशीलता और दृढ़ता दोनों ही आवश्यक है। प्रत्यक्षीकरण के समय नाना प्रकार की गतियां करनी पड़ती हैं। वस्तुओं को देखना पड़ता है, इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमाते हैं, उलट पलट कर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, दाहिने बाएं देखते हैं, तो इसमें दृढ़ मत बनाना रहता है। पांचवा है परिवर्तनशील परिस्थितियों से समायोजन। परिवर्तनशील परिस्थितियों से स्वतंत्र समायोजन। जब उत्तेजनाएं अपनी गति, दूरी, स्थिति और दिशा बदलती हैं तब उनके प्रत्यक्षीकरण के लिए व्यक्ति को अपनी गतियों का स्वतंत्रता पूर्वक समायोजन करना पड़ता है। 6 नंबर पर है पुनः स्मरण। तो एक वस्तु को देखकर उससे संबंधित वस्तु का स्मरण होना। इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण में साहचर्य का नियम लागू होता है। जैसे भोजन को देखकर उसके स्वाद का स्मरण आना, या ऐसे कह लीजिए कि इमली को देखकर उसके खट्टेपन का स्मरण होना, या मिर्च को देखकर उसके कड़वेपन का स्मरण आ जाना, तो ये पुनः स्मरण कहलाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक। तो प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक में पहला है प्रत्यक्षीकरण के उद्दीपक बाह्य निर्धारक। तो इसमें प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ प्रभाव, जैसे अंतःइंद्रिय संदर्भ का प्रभाव, इंद्रिय पेशीय संदर्भ का प्रभाव, और दूसरा है प्रत्यक्षीकरण के प्राणीगत प्रभाव, प्रत्यक्षीकरण के प्राणीगत निर्धारक। तो प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक में, इसके प्रत्यक्षीकरण के प्राणीगत निर्धारक में प्रत्यक्षीकरण पर अधिगम का प्रभाव, सेट का प्रभाव, अभिप्रेरणा का प्रभाव, अभिरुचियों का प्रभाव, प्रत्यक्षीकरण पर व्यक्तित्व एवं वैयक्तिक समायोजन का प्रभाव। प्रत्यक्षीकरण संबंधी संगठन के नियम, जिनमें समीपता, समानता, निरंतरता, पूर्ति, समस्त नियत एवं समाप्ति, समावेशन, सुडौलपन, इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण संबंधी संगठन के नियम होते हैं। और इसमें यदि प्रत्यक्षीकरण के प्रकार की बात करते हैं तो दूरी का प्रत्यक्षीकरण, गति प्रत्यक्षीकरण और काल प्रत्यक्षीकरण। बात कर लेते हैं अब प्रत्यक्षीकरण और शिक्षा, परसेप्शन एंड एजुकेशन। देखिए, प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में अत्यधिक महत्व है। बालक ज्ञानेंद्रियों द्वारा संवेदना और प्रत्यक्षीकरण करता है। वह संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के सहारे ही ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अध्यापक को चाहिए कि वह देखे कि बालक की ज्ञानेंद्रियां ठीक से कार्य करती हैं या नहीं। यदि ज्ञानेंद्रियां ठीक से कार्य न करेंगी तो बालक कुछ भी नहीं सीख सकेगा। अतः छात्रों की ज्ञानेंद्रियों की शक्ति को उचित रूप से विकसित होने देना चाहिए।
यदि उनमें कोई विकार हो गया है तो उनको उचित चिकित्सा करानी चाहिए, उपचार कराना चाहिए। नेक्स्ट में है सहायक सामग्री का यथोचित उपयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री रंग बिरंगी, आकर्षक, बड़े आकार की, सुस्पष्ट और सुडौल होनी चाहिए। नेक्स्ट में शिक्षा को अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाना चाहिए। उसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि ज्ञानेंद्रियों से अधिक काम लिया जा सके। शिक्षा को प्रयोगात्मक बनाया जाए। पर्यटन और यात्राओं को शिक्षा में उचित स्थान दिया जाए। विद्यालय का वातावरण अति सुंदर और आकर्षक बनाया जाए। पूर्व ज्ञान लाभ उठाया जाए, इससे प्रत्यक्षीकरण में सहायता मिलती है। अंतरकक्षीय एवं दौड़ धूप दोनों प्रकार के खेलों की व्यवस्था की जाए। बालकों को कोई बात समझाते समय विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाएं, इससे प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।